हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हम कर रहे थे हमारा +1 क्लास का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ लिया था? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आज हमारे पास है, उसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमारा जो टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये क्या कह रहा है? जैसे हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। वैसे ही एटम के बारे में, यानी कि एटम के अंदर प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, ये सब किसने बताया? बोहर्स ने बताया था। इसी मॉडल को क्या नाम दिया जाता है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या नाम दिया जाता है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए किया? इसने कौन कौन सा यूज किया? हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बताया था, हाइड्रोजन एटम का। किसका स्ट्रक्चर बताया था? हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बताया था। यानी कि जो मॉडल दिया था बोहर्स ने, वो किसके लिए दिया था? हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। उसने क्या क्या यूज किया था? उसने हाइड्रोजन का जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है उसका यूज किया था। सेकंड, उसने प्लांक्स क्वांटाइजेशन का जो टॉपिक था, थ्योरी थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसका भी यूज किया था। तो इसने क्या किया था? बोहर्स एटॉमिक मॉडल देने से पहले इसने क्या है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बताने से पहले, हाइड्रोजन का मॉडल देने से पहले इसने किसका यूज किया? स्पेक्ट्रम का यूज किया। और इसने क्या यूज किया? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया, जिसके अंदर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो जो फिनोमिना पढ़े थे, उन सब का यूज करते हुए बोहर्स ने अपना एक मॉडल दिया फॉर द हाइड्रोजन। किसके लिए था? बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन दिया था इसने, हाइड्रोजन के बारे में दिया था, उसको इसने नाम दिया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, इसकी क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, इसने क्या क्या बताया, वही तो इंपॉर्टेंट है। इसने क्या क्या तथ्य दिए थे? पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्या क्या पोस्टुलेट्स थे इसके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मॉडल। कई बार कंपटीशन में इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसने क्या बताया पोस्टुलेट्स में? सबसे पहले इसने कहा था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने सबसे पहले क्या कहा था कि जो आपका सेंटर में न्यूक्लियस है, वो तो किसने बताया था? रदरफोर्ड ने भी बताया था। इसने क्या कहा? इसके चारों तरफ ये एनर्जी के पाथ है, स्टेशनरी पाथ है। इनको इसने क्या नाम दिया? स्टेशनरी पाथ या फिक्स एनर्जी पाथ। इसने इनको क्या नाम दिया? फिक्स एनर्जी पाथ। लेकिन ऐसा किसने नहीं बताया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, और उन सर्कुलर पाथ में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन बोहर्स ने क्या बताया? न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ हैं, जिनको इसने नाम दिया फिक्स एनर्जी पाथ। एक नया वर्ड इसने क्या लगाया? फिक्स एनर्जी पाथ, या जिनको बोलते हैं स्टेशनरी पाथ, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है। अगर ये स्टेशनरी पाथ यहां पे है तो ये यहीं पे रहेगा, ना ही तो ऊपर की तरफ जाएगा ना ही नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि इसकी एनर्जी फिक्स है। इस स्टेशनरी पाथ की जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, ना ही तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, डिक्रीज। इसलिए इसने क्या वर्ड लगाया? फिक्स एनर्जी पाथ। तो अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स एनर्जी और स्टेशनरी पाथ आर प्रेजेंट, सर्कुलर स्टेशनरी पाथ आर प्रेजेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, जिसके अंदर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो फर्स्ट इसने क्या बताया था? अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स एनर्जी पाथ, फिक्स एनर्जी सर्कुलर पाथ आर प्रेजेंट in which
इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इसने पहला पोस्टुलेट बताया, यानी कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ है और इन सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी है वो फिक्स है और इनके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इनको इसने क्या नाम दे दिया, दीज सर्कुलर पाथ आर नोन एज, दीज फिक्स एनर्जी पाथ आर नोन एज ऑर्बिट्स, दीज आर कॉल्ड दीज फिक्स एनर्जी पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये इसने सबसे पहले बताया, रदरफोर्ड ने भी बताया था, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा था ओनली सर्कुलर पाथ है, उनकी एनर्जी फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं बताया था। बोहर्स ने एक नई क्या चीज डाली, सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया, इसने कहा जो ये सर्कुलर पाथ है इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। रदरफोर्ड और बोहर में ये एक फर्स्ट डिफरेंस था, तो इसने क्या कहा था, फिक्स एनर्जी पाथ है, उन फिक्स एनर्जी पाथ को हम क्या नाम देते हैं, उन फिक्स एनर्जी पाथ को हम नाम देते हैं ऑर्बिट्स। और ये जो ऑर्बिट्स हैं ये किसके चारों तरफ प्रेजेंट है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसने क्या कहा, दीज आर रिवॉल्विंग कॉल्ड ऑर्बिट्स, उनको इसने क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट्स, एंड दीज आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। और ये किसके चारों तरफ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है। यही तो बताया था, ये देखो ये न्यूक्लियस था और इसके चारों तरफ ये फिक्स एनर्जी के पाथ थे। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट, हो गया या नहीं हो गया। अब सेकंड पोस्टुलेट देख लेते हैं, सेकंड पोस्टुलेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में इसने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करता है, नो इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या नहीं करता है, लूज नहीं करता है विद द टाइम, नो इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी विद टाइम, टाइम के साथ क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करता है। जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उसकी लिमिटेशन हमने जब पढ़ी थी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब चारों तरफ घूमता है तो वो धीरे धीरे क्या छोड़ रहा है, एनर्जी। लेकिन क्या है, टाइम के साथ विद टाइम नो इलेक्ट्रॉन या एनी इलेक्ट्रॉन नॉट लूज एनर्जी, नो इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी विद टाइम, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं करता है, नो इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन नॉट लूज, एनी इलेक्ट्रॉन नॉट लूज एनर्जी विद टाइम। क्या मतलब इसका, इसका मतलब यह है ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं छोड़ रहे हैं, एनर्जी को लूज नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट्स में इसने ये बताया, लेकिन इसने कहा, इसने क्या कहा, ये जो मैंने बताया है अभी अभी, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये फिक्स एनर्जी के पाथ्स हैं, ठीक है, इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी भी एनर्जी फिक्स है, ये यहीं पे रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पे है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इसको हम क्या नाम देंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इसको क्या नाम दिया जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करता है टाइम के साथ, लेकिन वो अगर एनर्जी को गेन कर लेता है, मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया, गेन किया, क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया, गेन। अगर ये एनर्जी को गेन करेगा, इट ट्रांसफर इनटू द हायर एनर्जी स्टेट, ये इस एनर्जी पाथ से ऊपर वाले में चला जाएगा। कब, जब इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये अपनी इस एनर्जी पाथ को छोड़ के इस ऊपर वाले में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पे ट्रांसफर हो गया, यहां पे। तो इसने क्या किया, एनर्जी को गेन किया, लेकिन जितनी एनर्जी इसने गेन की है ये कुछ समय के बाद वापस छोड़ देगा। क्या करेगा, कुछ समय के बाद वापस छोड़ देगा, और छोड़ेगा तो कहां पे आएगा, अपनी ओरिजिनल जगह पे, जहां पे था वहां पे। तो एक बात पता चली यहां से, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक कंडीशन पे लूज कर सकता है, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करता है, लेकिन एक कंडीशन पे वो एनर्जी को लूज कर सकता है। कौन सी, पहले वो गेन करेगा एनर्जी को, जब वो गेन करेगा तो लोअर एनर्जी पाथ से किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी पाथ में, और फिर हायर एनर्जी पाथ से वापस किस में आएगा, लोअर एनर्जी पाथ में। अरे मैंने वो बताया नहीं था क्या तुम्हें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, any electron not lose energy with the time, any electron not lose energy with time, विद टाइम के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करता है, एनर्जी को कभी लूज नहीं करता है, लेकिन एक कंडीशन पे भी लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। कब, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन्स है,
अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, अपने क्या नॉर्मल एनर्जी पाथ में है, जिसको मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बताता आ रहा हूं। कौन सी स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इसको हम बोलते हैं लो एनर्जी स्टेट में था, लो एनर्जी पाथ में था। इसने एनर्जी को क्या किया? गेन किया। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या किया? गेन करेगा तो ये लो एनर्जी से किस में चला जाएगा? इट ट्रांसफर टू हाई एनर्जी पाथ। ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा? हाई एनर्जी पाथ में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये ग्राउंड स्टेट में था, हाई एनर्जी पाथ को कौन सी स्टेट बोलते हैं? मैंने एक दिन तुम्हें बताया था, कौन सी स्टेट बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। प्रीवियस वीडियो में बताया था ना। अब ये एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है? ये भी बता रखा है। ये कैसी होती है? अनस्टेबल। लेकिन ये जो ग्राउंड स्टेट है ये कैसी होती है? स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन ने पहले एनर्जी को क्या कर लिया? गेन। हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स ने गेन कर लिया। और कैसे गेन किया ये देखिएगा। मान लेते ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये दो पाथ है, इलेक्ट्रॉन यहां पे था, इसने एनर्जी को लिया, इस पाथ को छोड़कर ये ऊपर वाले में चला गया। तो यानी कि ये लो एनर्जी पाथ था, ये कैसा है? हाई एनर्जी पाथ। तो ये किस में चला गया? हाई एनर्जी स्टेट में चला गया, हाई एनर्जी पाथ में चला गया। और यहां पे ये कैसा है? अनस्टेबल। अब ये वापस यहां पे आएगा, कैसे? बाय लूजिंग एनर्जी। जितनी इसने गेन की थी उतनी, तो इसने एनर्जी को छोड़ दिया और वापस यहां पे आ गया। तो अब ये बताओ, ये एनर्जी को कब छोड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी ओनली व्हेन दे फर्स्ट गेन। पहले वे एनर्जी को गेन करेंगे, उसके बाद छोड़ सकते हैं। बाय गेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लो एनर्जी पाथ टू हाई एनर्जी पाथ, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे लूज एनर्जी ऑफ सेम अमाउंट एंड कम बैक टू द लो एनर्जी पाथ। और वापस एनर्जी को छोड़ के किस में आ जाते हैं? लो एनर्जी पाथ में। तो यहां से क्या पता चला? यहां से यह पता चला इलेक्ट्रॉन एनर्जी को तब छोड़ सकते हैं जब वो पहले क्या करेंगे? गेन करने के बाद वे क्या करेंगे? अपनी ग्राउंड स्टेट से किस में चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। कभी भी ग्राउंड स्टेट से नीचे नहीं आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो यहां पे रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। तो आगे आप डालोगे इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी ओनली when they gain energy and transfer from low energy path to high energy path and transfer from low energy path to high energy path. In high energy path electrons are unstable, so they come back to the low energy path and lose energy. यहां से यहां पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने क्या किया था? एनर्जी को गेन। वापिस यहां से यहां पे आएंगे तो क्या करेंगे? लूज करेंगे। तो पता चला, हम लिखते थे नॉर्मली कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को नहीं छोड़ता है, लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो क्या था? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इनके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सेलरेशन के कारण ये कंटिन्यूसली टाइम के साथ एनर्जी छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। ये एनर्जी को तब छोड़ेंगे जब पहले गेन करेंगे। अगर इन्होंने एनर्जी नहीं ली है, तो ये कौन सी स्टेट में रहेंगे? ग्राउंड स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। बोलो सेकंड पोस्टुलेट पता चला या नहीं पता चला? इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे। कब? जब वो पहले एनर्जी को ले लेते हैं, लेने के बाद वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चले जाते हैं। हाई एनर्जी उनकी अनस्टेबल है, कुछ समय के बाद वो वापस एनर्जी को छोड़ के किस में आ जाते हैं? लोअर एनर्जी में आ जाते हैं। तो उन्होंने एनर्जी को कब छोड़ा? जब उन्होंने पहले क्या किया था? गेन किया था। अदरवाइज वो एनर्जी कभी भी नहीं छोड़ते। ये था इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। फर्स्ट क्या था? सर्कुलर पाथ है जिनकी एनर्जी फिक्स है। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करते हैं। बोलो समझ आया ही नहीं आया? अब थर्ड पोस्टुलेट देखिएगा। थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? हटा दूं इन सबको। थर्ड पोस्टुलेट सुनिएगा। थर्ड पोस्टुलेट में इसने कहा था, अगर आपने क्या किया, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, उसने एनर्जी को क्या किया? गेन एनर्जी। यहां पे ये कौन सा था? लो एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये कहां पे ट्रांसफर हो गया? हाई एनर्जी स्टेट। यही है ना? यही लिखते हैं ना? ये हो गया। यहां पे ये कैसा है? अनस्टेबल। यहां पे कैसा है? स्टेबल। यहां पे जो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैंने क्या मान लिया? E1।
यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या मान लिया, E2। अब एक बात बताइएगा, E1 और E2 में किसकी वैल्यू आई है, E2 इज ग्रेटर देन E1। क्यों? क्योंकि ये लो एनर्जी में था इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी में चला गया। कैसे? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे चला गया। हियर आप क्या लिख सकते हो, E2 इज ग्रेटर देन E1, यही है ना, E2 ग्रेटर देन E1। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? अब E2 ग्रेटर देन E1 है, तो अब यहां से ये कह रहा है इसने यहां से आने के लिए इलेक्ट्रो एनर्जी ली, अब ये यहां से वापस यहां पे जाना चाहता, तो कितनी एनर्जी को छोड़ेगा, उस एनर्जी को मैंने डेल्टा E लिख लिया। क्या है? उस एनर्जी को हमने क्या लिख लिया, डेल्टा E। दो डेल्टा E क्या है, या तो ये लिख लो, इट इज द एनर्जी विच इज गेन बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने ली थी कहां से कहां पे जाने के लिए, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में। जब ये हाई एनर्जी में आया, वापस लो में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लूज। या फिर आप ये लिख लो, डेल्टा ई का मतलब है इट इज द एनर्जी विच इज लूज व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। इस हाई से जब लो में जाएगा तो उसने एनर्जी को छोड़ा। उस एनर्जी को छोड़ने की वैल्यू कैसे निकालोगे, E2 में से किसको माइनस कर दूं, E1। अगर अब भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो देख लो, मान लेते हैं यहां पे E1 की वैल्यू जो थी ये 10 जूल थी। कितनी थी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल। इसने 5 जूल लिया और यहां पे पहुंच गया। E2 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 जूल। कितनी हो गई, 15 जूल हो गई। यानी कि 10 जूल से 15 जूल पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब ये वापिस यहां से यहां पे जाएगा तो कितनी एनर्जी छोड़ेगा, 15 थी, 10 पे जाना है तो कितनी छोड़ेगा, 5। कैसे निकाला, E2 माइनस क्या कर दिया, E1। यही तो किया। तो एनर्जी विच इज लूज और गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहां पे बताओगे E2 क्या है, हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट एनर्जी, और ये क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट एनर्जी। जो लोअर एनर्जी का स्टेट है उसकी एनर्जी E1 मानी है, और हाई एनर्जी स्टेट की एनर्जी को हमने क्या माना, E2। इट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। इतना हो गया। अभी थर्ड पोस्टुलेट कंप्लीट नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए। इसने क्या कहा, अब अगर हमें इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना हो, ये जो एनर्जी इसने लूज की है ये रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ता है। जब यहां से ये यहां पे वापस जाएगा तो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ेगा। जब रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ेगा, उस रेडिएशन की अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, देखिएगा इसको फ्रीक्वेंसी। तो अब डेल्टा ई को हम फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं। पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। बोलो होता है या नहीं होता है, न्यू का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू का यहीं पे रख लो, एच इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू E बाई एच, यही होता है। तो मुझे न्यू निकालना है, ये अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस, क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू E की जगह क्या रख दूं, डेल्टा E बाई में क्या कर दूं, एच। मतलब इस एनर्जी को अगर मैं एच से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। क्यों आएगा, कैसे आया, अरे आपने पढ़ा था E किसके इक्वल होता है, एच न्यू के। मुझे न्यू निकालना पड़े तो मुझे एच को इसके नीचे, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई एच। और यहां पे E कौन है, डेल्टा E एनर्जी। अरे E हो या डेल्टा E हो, कुछ भी हो, है तो एनर्जी। चाहे मैं इसको किसी नाम से लिखूं तो E की जगह डेल्टा E और H। अगर मैं इस जो एनर्जी इसने छोड़ी है इलेक्ट्रॉन ने उसको H से डिनोट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या थी, द एनर्जी विच इज गेन और लूज बाय द इलेक्ट्रॉन इट्स फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसकी एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। सबसे पहले आप क्या मानोगे, E1 is the energy of low energy state, E2 is the energy of high energy state. When the electron come back from the high energy to low energy, then the energy lose is equal to delta E. It is calculated equal to E2 minus E1. Now the frequency of this energy is equal to nu is equal to delta E by H. क्या हो जाएगा, delta E by H। तो वो एनर्जी, सॉरी, उस रेडिएशन या वो एनर्जी जो इसने इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां पे आने के लिए गेन की थी या यहां से यहां पे वापस जाने के लिए लूज की थी, उसकी फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, पहले एनर्जी का डिफरेंस, उसको हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया, डेल्टा ई बाई एच। और इसे बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। इसे क्या नाम दिया जाता है, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल नाम दिया जाता है। तो मैंने तुम्हें 3 पोस्टुलेट बता दी। सबसे पहले न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स एनर्जी के पाथ है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, वे केवल तब करेंगे लूज जब पहले लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और थर्ड,
इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद जो एनर्जी छोड़ेंगे उसकी वैल्यू डेल्टा ई और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। बोलो समझ आया ही नहीं आया? ये थी थर्ड पोस्टुलेट। अब लास्ट और फोर्थ पोस्टुलेट देखिए इसकी क्या है, इनकी कैसे है वो देखते हैं। लास्ट और फोर्थ पोस्टुलेट्स वो हम देख लेते हैं। लास्ट और फोर्थ पोस्टुलेट क्या कर रहा है, हटा दूं, देखिएगा। लास्ट और फोर्थ पोस्टुलेट में क्या कहा था बोर्स ने, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमने ये कहा है ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन के फिक्स एनर्जी के पाथ है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इन्होंने कहा एक कोई भी बॉडी जब घूमती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, इतना तो पता होगा एंगुलर मोमेंटम। वैसे फिजिक्स में ज्यादा आएगा एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मान लेते इस पाथ में, इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने फोर्थ पोस्टुलेट में क्या कहा, इसने कहा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। कैसा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब भी बताऊंगा। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है पार्टिकल्स। क्या मतलब होता है? इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हमने क्या किया था, एंड फोटॉन्स बताया था या नहीं बताया था? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फोटॉन्स, पार्टिकल्स। ये कैसे, ये आगे देखिएगा समझ में आएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिएगा तो ये क्या कर रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। अब क्वांटाइज्ड का मतलब देखिएगा, इसने क्या कहा, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो इसका किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 क्या फॉर्मूला होगा इसका? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ये फॉर्मूला होगा। क्या होगा? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना है, ओनली दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दीज पाथ, केवल वही इलेक्ट्रॉन इन पाथ में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा। क्या मतलब है? एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, इट इज इक्वल टू n का मतलब होता है एक इंटीजर है और n की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या कितनी होगी, 4 होगी। कहीं पे भी हमें क्या है, सॉरी, n की वैल्यू 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 ये होंगी। कहीं पे भी फ्रैक्शन है नहीं है, कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं है। जैसे कि कहीं पे n की वैल्यू 1.5 आई है, नहीं आई, या तो 1 या 1 के बाद सीधा क्या होगा 2। देखो सीधा होल नंबर। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, h अपॉन 2 का इंटीजर होगा। एक h अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो h अपॉन 2 2 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो n जो होता है उसकी वैल्यू होल नंबर है और ये होल नंबर हमें ये बता रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब है एक वैल्यू से सीधा कहां पे पहुंचना पड़ेगा, 2 पे। बीच में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। 2 से कितने पे पहुंचना पड़ेगा, 3 पे। ये होता क्वांटाइज्ड का मतलब। जैसे एक ये पार्टिकल है, दूसरा फिर पार्टिकल ये है, तीसरा पार्टिकल ये है, बीच में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये है ये पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। अगर वेव नेचर होता तो कैसे चलती, वेव नेचर में कहीं पे कोई गैप नहीं होता, ऐसे चलती है ना, कहीं पे कोई गैप है नहीं है। लेकिन इसमें गैप है, ये एक पार्टिकल, उसके बाद गैप, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल। पार्टिकल से पार्टिकल जुड़ा हुआ थोड़े होता है, ऐसे गैप हो सकता है पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन क्या है, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, तो इसी तरीके से 1 के बाद सीधा 2 के बाद सीधा 3। इसका मतलब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम जो वो कैसा है, क्वांटाइज्ड है। ओनली दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दीज पाथ हैविंग एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 दैट इज द, इट इज द n मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 n मल्टीपल है किसका, h अपॉन 2 का। इट मींस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। कैसा होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है इनका क्वांटाइज्ड होता है। तो आप एक ही बात लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक
model is quantized having value mvr is equal to nh upon 2 pi, n is equal to क्या होगा 1 2 3 4. It means angular momentum is the n multiple of h upon 2 pi. It means it is quantized. ये था angular momentum of the electrons. आगे देखिएगा, अभी इसके बारे में और भी देखते हैं. इसका मतलब ये भी होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी पाथ से इसमें जाएंगे तभी एनर्जी को क्या करेंगे गेन. ये नहीं है भाई यहां से इसकी एनर्जी यहां पे बीच में भी इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा ना. एक एनर्जी स्टेट से सीधा दूसरी एनर्जी स्टेट में जाएंगे, बीच में कहीं पे भी नहीं रुकेगा. और बीच में कहीं पे भी नहीं रुकता है, इसका मतलब ये यहां से यहां पे चला गया, फिर वापिस एनर्जी को जब छोड़ेगा केवल तभी छोड़ेगा जब यहां से सीधा कहां पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा. तो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी में और दूसरी से वापिस जब पहली में आएगा केवल तभी रेडिएशन छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज एनर्जी को लूज नहीं करेगा. क्वांटाइजेशन का मतलब यह भी होता है. क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? ओनली इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अदर एनर्जी स्टेट, तभी वो क्या करेगा एनर्जी को छोड़ेगा, अदरवाइज नहीं छोड़ेगा. इसलिए तो हम यहां पे क्या नहीं लगा सकते, मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी ना, वो थ्योरी यहां पे फिट नहीं होगी. वो थ्योरी क्या नहीं होगी, यहां पे फिट नहीं होगी. उस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही यहां पे भी आ जाना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सीधा तभी यहां पे जाएगा जब इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाता है, अदरवाइज ये नहीं जाएगा. इट मींस जो ये होती है इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा है, क्वांटाइज्ड है. ये क्वांटाइज्ड का मतलब है ये फिक्स एनर्जी है, फिक्स वैल्यू है, उस फिक्स वैल्यू के साथ ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा. ये भी क्वांटाइजेशन का मतलब होता है. हो जाएगा. फिर क्या किया, इस बोर एटॉमिक मॉडल से कुछ क्या है और भी बातें निकल के आई, वो क्या है वो देखते हैं. तो हाइड्रोजन एटम के बारे में बोर्स ने क्या क्या बताया तो वो देखते हैं. हटा दो इन सबको. इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइड्रोजन एटम फॉर द बोर फ्रॉम द बोर्स एटॉमिक मॉडल. क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने निकाली, इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन इसने दी है वो सुनिएगा. सबसे पहली अब इंफॉर्मेशन इसने क्या दी, सबसे पहले तो इसने क्या बताया, हमने कहा था ना बोर्स ने क्या बताया था, फिक्स एनर्जी के पाथ है. कहा था इसने फिक्स एनर्जी पाथ, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये फिक्स एनर्जी के पाथ है. कहा था ऐसा बोर्स ने. ये जो फिक्स एनर्जी के पाथ हैं ये क्या कहा, इससे एक इंफॉर्मेशन निकाली. इन फिक्स एनर्जी के पाथ को डिनोटेड बाय एन. जो बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक है इसके लिए n1 होगा, जो इससे आगे होगा उसके लिए n2 होगा, और भी आगे होगा उसके लिए n कितना होगा 3. तो क्या दीज फिक्स एनर्जी पाथ आर शोन बाय द n हैविंग वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है. एंड दीज आर नोन एज, दिस n इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इस n को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम दिया जाता है. दिस n इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम दिया जाता है, या इन इंटीजर्स को इनको हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम दिया जाता है. तो क्या इंफॉर्मेशन दी अबाउट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बोर एटॉमिक मॉडल, द फिक्स एनर्जी पाथ which are present around the nucleus are denoted by या symbolized by n having value 1 2 3 4 and these integers or this n is known as principal quantum number. इस n को क्या नाम दे दिया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम दिया गया. क्या नाम देते हैं इस n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम देते हैं. तो सबसे पहले आप डाल लीजिएगा, हटा दूं, फिक्स एनर्जी स्टेट, fixed energy state around nucleus denoted by n equal to 1 2 3 4 and these integers are called principal quantum number. These integers are known as principal quantum number. सेकंड देखिएगा, सेकंड पोस्टुलेट क्या आपके पास, सॉरी सेकंड इंफॉर्मेशन क्या निकाली थी.
सेकंड इंफॉर्मेशन निकाली थी, ये जो फिक्स एनर्जी के पाथ हैं, दूसरे बताए थे ना ये फिक्स एनर्जी के पाथ है, इन फिक्स एनर्जी के पाथ है, इसका मतलब इनकी वैल्यू सेम रहती है। तो इनकी यहां से सेंटर से लेकर यहां तक रेडियाई भी सेम है। क्या है? रेडियाई भी कांस्टेंट है। तो क्या लिखोगे? रेडियाई ऑफ दीज एनर्जी पाथ, रेडियाई ऑफ दीज एनर्जी पाथ इज एक्सप्रेस्ड बाई, इनका एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया? इसका एक फॉर्मूला दिया, वो आपको रेडियस ऑफ एन, आर एन, मतलब कौन से पाथ की आपको निकालनी है। जो सबसे नजदीक होता है उसका n1 होता है, उससे दूर n2। अभी तो बताया था नहीं बताया था। तो आर एन, आर मतलब रेडियस, एन का मतलब कौन से एनर्जी पाथ की आप निकाल रहे हो। इट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ द एनर्जी पाथ इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बताया इसने 52.9 मल्टीप्लाई n स्क्वायर, इतना पिकोमीटर आएगा। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 52.9 मल्टीप्लाई n स्क्वायर, और ये किस में आएगा? पिकोमीटर में आएगा। किस में आएगा? पिकोमीटर में इतना आएगा। क्या मतलब है? जो सबसे नजदीक है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के बारे में इंफॉर्मेशन है, और हाइड्रोजन में एक ही सेल सबसे नजदीक होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सबसे नजदीक है। इस स्टेट को हम कौन से हैं? ग्राउंड स्टेट एनर्जी पाथ, या क्या है? द एनर्जी पाथ विच इज नियर टू न्यूक्लियस। अगर सबसे नजदीक जो न्यूक्लियस का है उसका अगर मैं निकालूंगा तो R1 मतलब पहले पाथ की रेडियस, इट विल बी इक्वल टू 52.9 मल्टीप्लाई n की जगह कितना रखूंगा? 1 का स्क्वायर, और इतना पिकोमीटर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 52.9 पिकोमीटर। फर्स्ट, अगर मुझे सेकंड ऑर्बिट की निकालनी हो तो R2 52.9 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, कर लोगे सोल्व। ये भी किस में आएगी वैल्यू? पिकोमीटर में। बोलो हाइड्रोजन एटम के एनर्जी पाथ को आप कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो आप इजीली क्या कर सकते हो? इनको कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एनर्जी पाथ इज इक्वल टू 52.9 मल्टीप्लाई n स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में होती है? पिकोमीटर में। ये था रेडियाई ऑफ द एनर्जी पाथ। सेकंड इंफॉर्मेशन ये निकाली थी, हो जाएगा। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या दी थी हाइड्रोजन एटम के बारे में? हटा दो इन सबको। थर्ड इंफॉर्मेशन सुनिएगा क्या बताई थी। दो इंफॉर्मेशन। सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमने क्या निकाली थी? जो एनर्जी पाथ है उनको किससे डिनोट करते हैं? जो एनर्जी पाथ है उनको डिनोट करते हैं हम n से, जिनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड हमने क्या कहा? जो ये एनर्जी पाथ है इनकी रेडियस क्या होगी? इनकी रेडियस होगी 52.9 मल्टीप्लाई n स्क्वायर पिकोमीटर। और थर्ड क्या बताई? थर्ड और सुनिएगा। थर्ड इसने कहा जो ये एनर्जी के पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इनके अंदर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या इन एनर्जी पाथ की एनर्जी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in energy path is expressed as इसने एक एक्सप्रेशन दिया। कौन सा एक्सप्रेशन दिया? ध्यान से देखिएगा। इसने क्या एक्सप्रेशन दिया है? इसने एक्सप्रेशन दिया है एनर्जी ऑफ एन पाथ, मतलब आपको अगर फर्स्ट पाथ की निकालनी हो तो एन की जगह 1, सेकंड पाथ की निकालनी हो तो एन की जगह 2। इट इज इक्वल टू माइनस RH इंटू में 1 अपॉन n का स्क्वायर, RH अपॉन इंटू में 1 बाई n का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 1 बाई n का स्क्वायर। हेयर n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 बताया तो अभी आप फर्स्ट एनर्जी पाथ की निकालना चाहते हो तो n रख लेना। RH क्या है? RH वही आपका पहले भी पढ़ा था, रिडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? रिडबर्ग कांस्टेंट। आज भी वही है, पहले भी वही था, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। वहां पे जो एनर्जी रिडबर्ग कांस्टेंट था वो वेव नंबर की फॉर्म में था या नहीं था? यहां पे किसकी फॉर्म में? एनर्जी। तो एनर्जी के लिए RH रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो मैं बता दूंगा क्या होगी।
तो क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी पाथ इज एक्सप्रेस्ड एज En इक्वल टू माइनस के RH अप इंटू में 1/n² हो गया। फिर इसने RH की वैल्यू भी बता दी। यहां पे RH की वैल्यू क्या होगी, RH की वैल्यू होगी En इज इक्वल टू माइनस RH की जगह आएगा 2.18 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 18, 2.18 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 18 इंटू 1/n²। और ये किस में आएगा, जूल में। किस में आएगा, ये जूल में आ जाएगा। ये आपके पास था एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। फर्स्ट एनर्जी पाथ की निकालनी है तो n की जगह 1, सेकंड की निकालनी है तो n की जगह 2 माइनस 2 पॉइंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये कैसे आई सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ये वैल्यू कैसे आई, आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये कैसे आई ये बता दूंगा, हो जाएगा। तो एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर इसने क्या कहा, इसकी बात ध्यान से सुनिएगा। इसने क्या कहा था भाई, ये एनर्जी है, ठीक है, इसको हमने रेडबर्ग कांस्टेंट। ये जो नेगेटिव वैल्यू है, फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनिएगा। सबसे पहले आप ये बताओ, एक A है और एक B है, ये दोनों को जब अट्रैक्ट करते हैं, जब दो चीजें इस अर्थ पे किसी को भी अट्रैक्ट करते हैं तो उनके अंदर एनर्जी निकलती है। क्या होती है, जब दो चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो उनमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज। ए ने बी को अट्रैक्ट किया तो इनमें एनर्जी रिलीज हुई, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू किस में दिखाते हैं, माइनस। इतना तो याद होगा, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी वैल्यू को हम किस में दिखाते हैं, माइनस। उसी तरीके से ये है। तो यहां पे क्या कह रहा है, इसने कहा मान लेते ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से बहुत दूर ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब 0 है। कितनी है, 0 है। लेकिन जैसे ही ये नजदीक जाता जाएगा ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या करेगा, अट्रैक्ट। और अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में से क्या निकलेगी, एनर्जी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी। इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा तो एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी जो रिलीज होती है उसको किस में दिखाते हैं, नेगेटिव में। तो यही कहते हैं व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस देन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी 0। इसकी एनर्जी कितनी मानते हैं, 0। बट व्हेन इट इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, क्यों अट्रैक्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। व्हेन इट इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस गोज नियर टू द न्यूक्लियस देन द एनर्जी इज रिलीज, दैट एनर्जी शोन इन नेगेटिव। इसलिए इसकी वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में। इसलिए इसकी वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में ली जाती है। ये था आपके पास थर्ड इंफॉर्मेशन जो हाइड्रोजन एटम के बारे में गैदर की, इकट्ठी की, उसकी एनर्जी, किसी भी एनर्जी पाथ का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये है। बिल्कुल कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जूल में होता है, किसी की भी आप निकाल सकते हो। इसलिए अगर हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूं, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के एनर्जी पाथ की एनर्जी निकालो। ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है, अरे हाइड्रोजन एटम में एक ही सेल होती है, उसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी फर्स्ट सेल ही इसका ग्राउंड स्टेट है। हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल n इक्वल टू 1, ये इसका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट। तो n की जगह 1 रख दो, n की जगह 1 रखोगे ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 1। इसलिए क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 18 जूल। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, कितनी हो जाएगी, माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 18 जूल। बोलो थर्ड इंफॉर्मेशन पता चली या नहीं चली, हो जाएगा। अब फोर्थ इंफॉर्मेशन देखिएगा। फोर्थ इंफॉर्मेशन में इसने क्या कहा है, हटा दो, ये फॉर्मूला याद रखना। फोर्थ इंफॉर्मेशन में इसने कहा हम क्या कर सकते हैं, जो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है या बोर्स थ्योरी है, ये जो हम डिफरेंट फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था, 52.9 मल्टीप्लाई n², यही था। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला En इज इक्वल टू RH इंटू 1/n², यही था ना। तो इसने क्या कहा,
इन्हें बोलते हैं बोर्स थ्योरी के बारे में। क्या ये बोर्स थ्योरी ने जो इंफॉर्मेशन दी अबाउट द हाइड्रोजन एटम, दीज थ्योरी या दीज इंफॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड, दीज इंफॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड for the ion contain one electron like hydrogen। क्या मतलब है इसका, लिख लिया हो तो बताऊं। अब ये कह रहा वो सब आयन, जैसे हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, इसलिए हम ऐसे आयन लेते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैंने इलियम पॉजिटिव बना लिया। इलियम पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इसमें कितना रह गया, एक। लिथियम 2 पॉजिटिव बना लिया, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 छोड़ दिए तभी तो 2 पॉजिटिव आया, अब इसमें क्या रह गया, एक। इसने क्या कहा, अगर आपके पास इस टाइप के आयन है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जिनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आयन लेते हो तो उनके ऊपर भी ये फॉर्मूले लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं मैं हीलियम के लिए लगा रहा हूं, इसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 52.9 मल्टीप्लाई n स्क्वायर डिवाइड में z और आएगा भाई, डिवाइड में क्या आएगा, z का मतलब एटॉमिक नंबर, z का मतलब एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, इसलिए रखो या ना रखो, लेकिन यहां पे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, तो यहां पे z की जगह 2 रखना पड़ेगा, हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है, तो इसका भी ऐसे ही निकाल सकते हो, केवल वही जिस आयन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिस आयन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप ये फॉर्मूले लगा सकते हो। इनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या, इसको Z से डिवाइड कर दिया, और एनर्जी का भी थोड़ा सा चेंज किया, क्या चेंज किया, RH रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n की जगह आ जाएगा Z² अपॉन n स्क्वायर, क्या आ जाएगा, Z²। Z का मतलब लिथियम के लिए अप्लाई करोगे तो Z की वैल्यू कितनी होती है, 3, हीलियम के लिए अप्लाई करोगे तो Z की वैल्यू 2, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, Z इज इक्वल टू क्या है यहां पे, एटॉमिक नंबर। लेकिन एक बात फिर से कह देता हूं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक होना चाहिए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने लूज कर दिए, कितना रह गया, 1। इसमें 2 थे, 1 इसने लूज कर दिया, कितना रह गया, 1। समझ आया या नहीं आया, अरे ऐसे करना है, बोलो इसमें कुछ पूछना हो तो क्या है, दिस थ्योरी कैन बी अप्लाइड फॉर दैट आयन इन विच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन लाइक द हाइड्रोजन बाय यूजिंग दीज फॉर्मूले। तो इनमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ये नए फॉर्मूले बना दिए। ये था बोर्स ने जो इंफॉर्मेशन दी थी किसके बारे में, अबाउट द हाइड्रोजन एटम, या फिर ऐसे आयन जो हाइड्रोजन के जैसे हैं। सबसे पहले उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया, दूसरा उसने रेडियस बता दी, तीसरा उसने एनर्जी बता दी, फोर्थ इनको हम दूसरे एटम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट 5th इंफॉर्मेशन क्या दी थी, वो इनकम्प्लीट है आज भी। 5th इंफॉर्मेशन इसने दी थी, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला इसने नहीं दिया। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बट देयर फॉर्मूला वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोर्स। ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके पोस्टुलेट पढ़े, फिर उन पोस्टुलेट से हमने इंफॉर्मेशन जो निकाली अबाउट द हाइड्रोजन एटम, ये इंफॉर्मेशन दी। बोलो इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप नहीं समझ आ रहा हो जाएगा। आपको एक एक बात मैंने अलग अलग बताई है, बिल्कुल सिंपल वे में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या किया इसने, हटा दूं इन सबको। अब देखिएगा, अब हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपने इससे लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ा था। हम क्या करेंगे, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ रखा है, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ा है, ये क्या कह रहा है, इस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को हम बोर्स मॉडल का यूज करके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में है भाई। जो सबसे पहले क्या, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पहले आया था, ठीक है, लेकिन क्या कहा, बोर्स ने कहा मैं ऐसा मॉडल दूंगा कि मेरे मॉडल का यूज करके हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिएगा, जो रिजल्ट्स आपने पढ़े थे, इसने क्या बताया था, इसने बताया था वेव नंबर इज इक्वल टू
RH मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो बोर्स ने कहा मैं यही फॉर्मूला निकाल के दिखा सकता हूं बाय यूजिंग माय मॉडल। तो इसने अपना मॉडल यूज किया बोर्स ने और ये फॉर्मूला निकाल के दिखाया। देखते हैं कैसे निकाला। तो अगला टॉपिक डालिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये आपको डिराइव करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल से आपने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को कैसे कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट करना। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है या नहीं करता है? गेन करने के बाद लो एनर्जी से किस में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, इट ट्रांसफर फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। बोलो यही पढ़ा या नहीं पढ़ा है? गेन कर लिया, कुछ समय के बाद ये वापस क्या करेगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा। कैसे? बाय लूज एनर्जी या बाय एमिट रेडिएशंस, एनर्जी छोड़ेगा या रेडिएशंस की फॉर्म में, और वापस हाई एनर्जी से किस में आ जाएगा, लो एनर्जी से। यही करेगा ना? बोलो या यस और नो। ये क्या रहा है, जो लो एनर्जी है उसको हमने मान लिया Ni। क्या मान लिया? Ni। क्यों? लो एनर्जी पाथ को, सॉरी एनर्जी पाथ को n से पढ़ा था अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां से चले हैं इसलिए I इनिशियली, और यहां पे पहुंचे इसको हमने क्या नाम दे दिया, फाइनल, NF। फिर ये क्या हुआ, फाइनल एनर्जी पाथ से वापस इनिशियल एनर्जी पाथ में आया, तो इसने रेडिएशन को छोड़ा। उन रेडिएशन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, डेल्टा E इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, एनर्जी ऑफ द फाइनल पाथ माइनस में एनर्जी ऑफ इनिशियल पाथ, ऐसे ही निकालोगे ना, फाइनल पाथ की एनर्जी माइनस में, अरे E2 माइनस E1 किया था या नहीं किया था, इतना याद होगा या नहीं होगा, वही तो कर रहे हैं। तो अब देखिएगा वही कर रहे हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक एक बात, इतना पता चल गया आपको। इतना पता चलने के बाद आपने क्या किया, एनर्जी ऑफ फाइनल पाथ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, माइनस RH इंटू 1/n, कौन सा पाथ है, फाइनल, NF का स्क्वायर। बोलो भाई इतना लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अरे एनर्जी कैलकुलेट करने का ये एक्सप्रेशन था या नहीं था? तो एनर्जी ऑफ फाइनल पाथ इज इक्वल टू माइनस के RH इंटू में 1/NF का स्क्वायर। एनर्जी ऑफ इनिशियल पाथ क्या फॉर्मूला होगा, माइनस के RH इंटू में क्या आ जाएगा, 1/, इनिशियल पाथ है तो n इनिशियल पाथ का स्क्वायर। बोलो इतना लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अरे ये एनर्जी के डेरिवेशन अभी बताए थे या नहीं बताए थे एक्सप्रेशन। अब डेल्टा E, इसकी वैल्यू यहां पे पुट, इसकी वैल्यू यहां पे पुट, तो डेल्टा E किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, डेल्टा E जो आ रहा है, डेल्टा E इज इक्वल टू EF की जगह क्या रखूंगा, माइनस के RH इंटू 1/NF का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस और फिर अंदर भी माइनस है, ये वैल्यू रखनी है EI की जगह, RH इंटू 1/NI का स्क्वायर। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? इन दोनों में से RH कॉमन ले लो, वो भी प्लस का। किसका कॉमन ले लेते हैं, प्लस का RH कॉमन ले लेते हैं, ले लो। तो इसको मैं यहां पे बढ़ा रहा हूं, क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, दोनों में से RH कॉमन ले लिया, ये लेगा ये, इनटू क्या हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा 1/NI का स्क्वायर माइनस 1/, में NF का स्क्वायर। बोलो इतना पूछना है या नहीं पूछना? अरे कुछ भी नहीं किया है। हाई एनर्जी पाथ को NF, लो एनर्जी पाथ को NI, इसकी एनर्जी ये रही, इसकी एनर्जी ये रही, और एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दोनों की वैल्यू पुट की, RH प्लस का कॉमन ले लिया, ये आ गया। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया? हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो वेव नंबर बनाना है, बनाना या नहीं बनाना? पहले मैं इस एनर्जी को किस में चेंज कर लेता हूं, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेता हूं। किस में चेंज कर लेता हूं, फ्रीक्वेंसी में। तो देखिएगा कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज, और इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया? हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूं, इन सबको रफ कर देता हूं और इसको साफ साफ दोबारा से बना लेता हूं। तो देखिएगा, तो अब देखिएगा हमने ये कर लिया है,
इतना हो गया, मैंने यहां से रफ कर दिया। अब क्या करता हूं, इनको दोनों साइड h से डिवाइड कर दो, किससे, प्लांक्स कांस्टेंट। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय प्लांक्स कांस्टेंट बोथ साइड, लिख लिया। दोनों साइड से h से डिवाइड, क्या बन जाएगा, डेल्टा E किससे डिवाइड कर दूं, h से, इक्वल टू RH को भी किससे डिवाइड कर दें, h से, h प्लांक्स कांस्टेंट इनटू में 1 बाई एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करोगे, डेल्टा E बाई एच किसके इक्वल होता है, देखिएगा छोटा सा एक क्लू देता हूं। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। न्यू क्या होता है, न्यू इक्वल टू E बाई एच, बोलो होता है या नहीं होता है। न्यू इक्वल टू क्या होता है, E बाई एच, यस और नो। न्यू इज इक्वल टू, तो E की जगह डेल्टा E हो, डेल्टा E बाई एच भी क्या होता है, न्यू। तो डेल्टा E बाई एच क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा E बाई एच इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, न्यू, इक्वल टू आर एच बाई आर एच। आर एच की वैल्यू क्या बताई थी, आर एच की वैल्यू थी 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 इनटू में 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर हो गया इतना। अब क्या करोगे, मुझे फाइनली बनाना क्या है, वेव नंबर। तो इसको दोनों साइड से इक्वेशन 2 मान लो, दोनों साइड से c से डिनोट कर दो, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट स्पीड। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय बोथ साइड फ्रॉम c बाय c, c से डिनोट करो, न्यू बाय c इज इक्वल टू, इसको भी c से डिनोट करो, अपॉन 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई, डिवाइड करना ना, c की वैल्यू भी रख दो, सीधा वैल्यू ही रख दी मैंने, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 यही होता ना, इनटू, स्पेस कम रह गया अभी यहां पे, तो क्या करें फिर, इनको हटा दूं, अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो हटा देता हूं इन सबको। अरे क्या किया है, हटा दूं इन सबको, चलो यहीं पे रख लेते हैं, स्पेस का मतलब क्या हुआ, ये मैंने लाइन बना दी है, ये है बॉर्डर लाइन, ठीक है, ये ऊपर है और ये नीचे है। यहां पे क्या आ गया, 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करोगे, न्यू बाई सी क्या होता है, ध्यान से देखिए, न्यू बाई सी क्या होता है, एक मिनट, अब आपने क्या पढ़ा, न्यू बाई सी क्या होता है, मुझे ये बताना तुम्हें, ये बताओ, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, होता है या नहीं होता है, यस और नो। लैम्डा को इधर ले आऊं, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा को ऊपर ले आओ, लैम्डा इज इक्वल टू न्यू को नीचे ले आओ, क्या बन गया, सी बाई न्यू, क्या बन गया, सी बाई न्यू इज इक्वल टू क्या बन गया, लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू हो गया। अब क्या होता है, इसको इनवर्स कर देता हूं, 1/λ इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो न्यू बाई क्या हो गया, सी, तो न्यू ऊपर ले लिया, सी नीचे, लैम्डा को भी उल्टा कर दिया, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बाई सी। और 1/λ किसके इक्वल होता है, वेव नंबर, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, 1/λ क्या होता है, वेव नंबर, पढ़ा था। तो वेव नंबर, इस 1/λ की जगह मैं क्या रख सकता हूं, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यू बाई सी, तो न्यू बाई सी किसके इक्वल आ गया, वेव नंबर, न्यू बाई सी किसके इक्वल आ गया, वेव नंबर, तो आप रख दो न्यू बाई सी, ये रहा न्यू बाई सी, इसकी जगह मैं क्या रख दूं, वेव नंबर, कहां पे रखूं, ये मैं वापस यहां से यहां पे ले आता हूं, ठीक है, इस न्यू बाई सी की जगह मैंने क्या रख लिया, वेव नंबर इज इक्वल टू, इस सारे को अगर आप सोल्व करोगे तो यहां पे आएगा 109677, इतना आ जाएगा, जिसको हमने रेडबर्ग कांस्टेंट यहां पे रखा था या नहीं रखा था, जब हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, रखा था। उसके बाद क्या, इनटू में 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। बोलो इसमें समझ आया या नहीं आया, अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया आपके पास, देखिएगा, ni का मतलब क्या है, इनिशियल, और n1 का मतलब भी क्या होता है, इनिशियल, n2 का मतलब फाइनल, और nf का मतलब क्या होता है, फाइनल। और इस RH की वैल्यू जब हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था तो 109,677 और सेंटीमीटर इनवर्स रखा था या नहीं रखा था। तो इसके आगे भी देखो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इसी के जैसा था या नहीं था जब हमने किया था। तो ये हमने कहां से कैलकुलेट किया, ये सारा हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल से कैलकुलेट किया, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल से जो आपने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन निकाला वो, और जो आपने पढ़ा था पहले वो, दोनों सेम आए या नहीं आए, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल से आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो,
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर सकते हो। इट मींस इसका मतलब क्या है, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या था, सही था। क्या था आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपका एकदम कैसा था, करेक्ट था। आगे क्या है, एक इंपॉर्टेंट जो बात बताऊंगा वो क्या आपके पास ये सब, अरे कैलकुलेट करना आ गया है नहीं आ गया, एक बार फास्टली देखिएगा, मैं आपको बहुत तेजी से करवा रहा हूं, हटा दो इन सबको, देखिएगा बहुत तेजी से मैं आपको कैसे रिपीट करवाता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक एनर्जी माना EI, इनिशियल पाथ में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस के RH इंटू में 1/ni का स्क्वायर, यही था। और एक फाइनल स्टेट में क्या मान ली, RH माइनस का इंटू 1/nf का स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल से इनिशियल में जब आएगा तो डेल्टा ई कैसे निकलेगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू EF माइनस EI, दोनों की वैल्यू पुट की तो डेल्टा ई किसके इक्वल आ गया, वैल्यू पुट कर दो, माइनस के RH इंटू में 1/mf का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, RH इंटू 1/ni का स्क्वायर। इन दोनों में से RH मैंने क्या लिया था, कॉमन, कौन सा कॉमन लिया था, प्लस का, इनटू में क्या रह गया 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, यही कैलकुलेट किया था। फिर मैंने क्या कहा था, इसको डेल्टा ई को और इसको दोनों साइड को किससे डिवाइड कर दो, न्यू से कर दो, दोनों साइड को न्यू से डिवाइड, क्या बन जाएगा, दोनों सॉरी एच से, दोनों को किससे डिवाइड किया था, एच से, प्लांक्स कांस्टेंट H इक्वल टू RH अपॉन में H इंटू 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, यही किया था। डेल्टा ई बाई एच क्या होता है, बताया तो था, डेल्टा ई बाई एच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये होता है फ्रीक्वेंसी। डेल्टा ई बाई एच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू RH बाई एच इंटू में 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया था, दोनों साइड को C से डिनोट, न्यू इज इक्वल C से डिवाइड इक्वल टू RH अपॉन H इंटू C इंटू में 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, यही किया था। न्यू बाई C क्या होता है, वेव नंबर, यही किया था। इन सब की वैल्यू पुट कर देना, पुट करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, 109,677 इज इक्वल टू 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। ये देखिएगा, दिस इक्वेशन सिमिलर टू लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यही मैंने तुम्हें करवाया था, बस ये कैलकुलेट करना था, हो गया। अब आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल भी पढ़ लिया है, एक न्यूमेरिकल और देखता हूं इसी टाइप का, ठीक है। उसके बाद आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो देखिएगा, हटा दो इन सबको, ये करा, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है उसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, अरे एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या बता था, En इज इक्वल टू माइनस के RH अपॉन में 1/n का स्क्वायर, यही था। En1 फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू RH माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 एनर्जी के केस में यही होता है, इंटू 1/n कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट का स्क्वायर। लेकिन मैंने यहां पे Z का स्क्वायर बताया था नहीं बताया था, Z क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, ये हीलियम के जैसा है, हाइड्रोजन के जैसा है, और वहां पे Z, हीलियम का Z कितना होता है 2, तो 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। सोल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी, कर लोगे कैलकुलेट। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं आगे आपको न्यूमेरिकल इकट्ठे करवाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स के हो जाएगा। अब आपने इसको देख लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मॉडल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो आप इसको क्या है, एक बार रेस्ट कीजिएगा, वीडियो को फिर से उठाइएगा और एक एक बात जो मैंने बताई उसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, थैंक यू।